मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या वृषाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना अभय और अलका की शादी जल्दबाजी में हुई। अभय पेशे से डॉक्टर है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के पहले पति पत्नी राजस्थान स्थित श्री महावीर जी तीर्थ के दर्शन करने जा रहे हैं। अलका अपनी पढ़ाई के छूट जाने से दुखी है। क्या ये यात्रा अलका और अभय को करीब ला पाएगी? सुनते हैं आगे। अगली सुबह 6 बजे ट्रेन श्री महावीर जी स्टेशन पर लग गई थी। अभय और अलका उस 3 प्लेटफॉर्म वाले छोटे से स्टेशन पर उतरे और उनके साथ सामने वाली आंटी भी उतर गई। आपने रहने की कहीं बुकिंग की है आंटी? अलका ने उनका सामान उतारने में मदद करते हुए कहा। तुम्हारे अंकल ने मेरी बुकिंग कराई है रिजॉर्ट में। तुम लोग कहाँ ठहरे हो? अभय चिढ़ गया था। जबरदस्ती आंटी ओवर फ्रेंडली हुई जा रही थी। ऊपर से पूरी शाम वो अलका से बात करती रही थी। क्या लिखती है, क्या पढ़ती है। आंटी खुद भी प्रोफेसर थी। अभय को तब एहसास हुआ था कि 2 बुक लवर्स का अचानक मिलना कितना खतरनाक होता है। ऐसा लगा था जैसे आंटी और अलका साथ आए हों और वो कोई बाहर वाला हो। उसने सोचा था कि स्टेशन पर तो पीछा छूट जाएगा, लेकिन नहीं। अभय हम कहाँ रुक रहे हैं? अलका ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अभय ने गहरी सांस ली और बोला, रिजॉर्ट में। अलका आंटी को देखकर मुस्कुराई और फिर आगे बढ़ गए अभय के पास चली गई। उसने पहले कभी इतना छोटा स्टेशन नहीं देखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह थी कि स्टेशन से रिजॉर्ट तक जाने के लिए या तो ऊंट गाड़ी मिलती थी या ई रिक्शा। इक्का दुक्का जीपें थीं, लेकिन उन जीपों में सांस तक लेने की जगह नहीं थी। अलका ऊंट गाड़ी से चलोगी? अभय ने अलका से इतनी उम्मीद से पूछा था कि अलका मना ही नहीं कर पाई। चलिए। स्टेशन से रिजॉर्ट ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चलती ऊंट गाड़ी खेतों खलिहानों के बीच बनी पक्की सड़क से होती हुई जा रही थी। ऊंट गाड़ी के पहियों में मोटे मोटे घुंघरू बंधे थे। सर पर घास के गट्ठर रखे बेहद रंगीन कपड़े पहने लड़कियां और औरतें जा रही थीं। कितना शांत था सब कुछ। मौसम बारिश बारिश जैसा हो रहा था। सूरज अलसाए मुसाफिर की तरह बादलों के कंबल से कभी एक आंख निकालकर झांक रहा था, फिर कंबल सर तक ओढ़ के छुप जा रहा था। अलका ने अभय को बुलाते हुए कहा, अभय जगह कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल धरती के एक कोने में छुपे हुए गांव जैसी। अभय को तब एहसास हुआ कि अलका तो उसके यहाँ के तौर तरीकों मान्यताओं से बिल्कुल अनजान है। अभय अलका की तरफ घूम के बैठ गया। सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ के बारे में पहले बताना चाहिए था। महावीर जी जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। हमारे यहाँ हर बड़े काम के पहले, हर शुभ काम के पहले और बाद में धोख देने यहाँ आते हैं। कहते हैं वहाँ टीले वाले बाबा से जो मांगो पूरा हो जाता है। अभय अलका को ऐसे समझा रहा था जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। टीले वाले बाबा? अलका ने पूछा। उसे तो वहाँ कोई पहाड़ नहीं दिखे थे। कहते हैं यहाँ पर जो भगवान महावीर की मूर्ति है ना, वो एक ग्वाले को एक टीले की खुदाई में मिली थी। बाद में जयपुर के राजा ने यहाँ मंदिर बनवा दिया था। अलका ने कुछ रुकते हुए कहा, अभय मुझे यहाँ की पूजा वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। एक बार फिर अभय को लगा था कि उसने अपनी तरफ से अलका को कंफर्टेबल करने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन देखा जाए तो वक्त भी कहाँ था। बड़े सिंपल मंदिर होते हैं ये। हमारे यहाँ पुजारी नहीं होते, सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा कर लेते हैं, अभय ने कहा। और किसी से कुछ गलत हो जाए तो? अलका ने बहुत धीरे से पूछा था। तो सॉरी बोल देंगे यार, साफ मन से कुछ भी किया कभी गलत नहीं होता, अभय ने अलका से कहा और मुस्कुरा दिया। अवध एक्सप्रेस की सीटी दूर जाती सुनाई पड़ रही थी। कुछ देर में वो लोग रिजॉर्ट पहुंच गए। अभय ने आंटी को रिसेप्शन पर ही देख लिया था, इसलिए सामान और धीरे धीरे अंदर ला रहा था। आंटी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अलका ने उनको आवाज लगा दी। अभय ने फिर एक ठंडी सांस भरी। आप भी यहीं रुकी हैं?
अलका ने पूछा। हाँ, यहाँ आकर देखा तो जगह ठीक लगी, आंटी बोली। और बात होती तब तक अभय ने अलका को कमरे की चाबी दी और कहा, मैं कॉफ़ी मंगा लेता हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। जब तक अभय नहा के आता, अलका एक नई जंग लड़ रही थी। उसकी साड़ी की प्लीट बनती और फिसल जाती। वो अपनी साड़ी में इतना उलझी हुई थी कि अभय कब आया उसको पता ही नहीं चला। मैं कुछ हेल्प कर दूं? अभय ने पास जाते हुए पूछा। अब आप इसमें क्या हेल्प करेंगे? अलका ने साड़ी की प्लीट से फिर उलझते हुए कहा। तुम बस वापस प्लीट बनाओ। अभय अलका के पांव के पास बैठा और नीचे से एक एक प्लीट मिलाकर पकड़ता गया। अलका की साड़ी आसानी से बंध गई। आपको साड़ी बांधनी कैसे आती है? अलका ने अभय से पूछा। मैं स्कूल में ही था जब मम्मी को बैक इंजरी हुई थी। तब से मम्मी को साड़ी बांधने में हमेशा हेल्प चाहिए होती है। अब तो एक्सपर्ट हूं मैं। अलका हंसती। दोनों 7 बजे तक मंदिर पहुंच गए। अलका को बहुत शांत लगा वो मंदिर। संगमरमर और लाल पत्थर से बना मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। नीचे अहाते में एक मानस स्तंभ था और करीब 30 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य मंदिर था। वहां कबूतर बहुत थे। मंदिर के चारों तरफ लोग फेरी लगा रहे थे। अभय उसे मंदिर के अंदर ले गया। अलका ने देखा कि मंदिर में सब फूल नहीं, चावल चढ़ा रहे थे। जो चावल गिर रहे थे उनको कबूतर आकर चुग ले जाते। मंदिर में कबूतरों को कोई भगा नहीं रहा था। कोई पुजारी भी नहीं थे। सब अपनी अपनी चौकी पर अपने अपने हिसाब से पूजा कर रहे थे। ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। अलका अभय को ध्यान से देखती और जैसे जैसे वो करता जाता वैसे वैसे वो भी पूजा करती जाती। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, लेकिन नया जरूर था। धोख देने के बाद अभय बोला, अलका मुझे मंदिर की फेरी लगानी है। मैं जब भी आता हूँ हमेशा 108 फेरी देता हूँ। तुम चाहो तो बाहर चबूतरे पे बैठ जाओ। अलका ने पूछा, मैं नहीं दे सकती फेरी? अभय हल्का से मुस्कुराया और बोला, तुम थक जाओगी, 2 घंटे लगेंगे, कैसे करोगी? वो बोली, नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा? अभय ने उसे एक जाप वाली माला दी और कहा, इस माला में भी 108 मनके होते हैं। हर एक फेरी पे एक बढ़ाती जाना। अलका ने फेरी लगानी शुरू कर दी। अब शुरू शुरू में मामला ठीक ठाक चला, लेकिन 10 फेरी होते होते अलका के पांव दुखने लगे थे। इतना बड़ा तो नहीं लग रहा था मंदिर। ये फेरी पूरी कैसे होगी? और बनो हीरोइन। और ये अभय कहाँ है? वो तो मजे से पूरी कर लेंगे, यहां मैं थक जाऊं, किसको पड़ी है? अलका मन ही मन भुनभुना रही थी। तब तक अभय पीछे से आया और बोला, थक गई? यहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर पूरी कर लेंगे। अलका और अभय वहीं मुंडेर के पास बैठ गए। आते जाते लोग कभी मंदिर के दरवाजे पर धोख देते, कभी घंटी बजाते और बाकी लोग भी फेरी लगा रहे थे। न जाने कितनी मनोकामनाएं, कितनी दुआएं लिए लोग यहां उम्मीद ढूंढते आए थे। चिड़ियों का चहचहाना अच्छा लग रहा था उस वक्त। धर्मशाला के प्रांगण के बीचों बीच बने मंदिर और मंदिर से दिखता पूरा आकाश। हवा में हल्की ठंडक थी। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा था, फेरी लगाने वाले लोग कम होते जा रहे थे। सुबह की हल्की बरसात से मंदिर भीगा हुआ था। अलका चुपचाप अपनी इस नई दुनिया को समझ रही थी। अभय ने धीरे से अलका के कंधे पर हाथ रखा और बोला, फेरी पूरी कर लें, देर हो जाएगी। दोनों ने फिर एक कोने से फेरी लगानी शुरू कर दी। मंदिर के नक्काशीदार आलों के भीतर साफ दिख रहा था। अलका कई बार रुकने के लिए अंदर झांकती, ये समझने के लिए कि वो मंदिर का कौन सा कोना होगा। कुछ देर बाद अलका के पैर में फिर दर्द होने लगा। उसकी चाल में ये साफ नजर आ रहा था। अभय ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और जाप वाली माला दूसरे हाथ में ले ली। अलका इस आदमी को समझ नहीं पा रही थी। इतनी नई मुलाकात में उसे सब कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा था। अभय ने यह जताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि अलका उसे पसंद थी। अलका की शादी की सारी शॉपिंग उसने दिल्ली से ही की थी।
बुआ के घर हर दूसरे दिन अभय उसके लिए फूल बेचता था। यहां तक कि बुआ ने तो उसका नाम भी फूलचंद रख दिया था। रात को जो थोड़ी बहुत बात होती उसमें अभय उसे अपने परिवार के बारे में, अपने दिन के बारे में बताता। अभय को भी कहां फुर्सत थी, उसे अपने केसेस सही डॉक्टर्स को ट्रांसफर करने थे। फिर भी अभय जब कुछ नया खरीदता उसको पहनकर फोटो खींचता। अभय ने तो अपनी शेरवानी की फोटो तक भेजी थी उसको, जैसे हर चीज में उसकी ओपिनियन बहुत जरूरी हो। एक बार तो भरी दोपहर में अचानक फोन आ गया था, अलका तुम्हें ब्लू पसंद है कि रेड? अलका ने पलट के पूछा था। अचानक क्यों? जवाब आया था, मम्मी के साथ कुकवेयर खरीद रहा हूं, थोड़ा यहीं से ले जाएंगे, अब शुरुआत में इजी रहेगा ना। तुम कलर बताओ ना, वही ले लेंगे। दूसरों को यह बात शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन कहीं बहुत गहरे छू गया था उसे अभय का यूं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। लगा था मानो जिंदगी भर के लिए एक खूबसूरत दोस्त मिल गया हो। फिर क्यों इस दोस्त ने उससे कभी नहीं पूछा कि अपनी पढ़ाई छोड़कर उसको कैसा लग रहा है? अलका अजीब उधेड़बुन में थी। जिस आदमी का हाथ पकड़कर वो इस वक्त चल रही थी, क्या वो उसको कभी इतना समझ भी पाएगा कि पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार दी जाए? उधर अभय के मन में भी यही कश्मकश थी। जब से मुजफ्फरपुर से निकले थे बातें तो सिर्फ वही कर रहा था। कुछ तो था जो ठीक नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि चूक कहां हुई है। फेरी पूरी हो गई थी। वो धोख देने के लिए झुका, लेकिन अलका खड़ी रही। अलका? अभय की आवाज से अलका का ध्यान टूटा। देखा तो वो दोनों मंदिर के द्वार के सामने खड़े थे। कहां खो गई थी? तबीयत तो ठीक है? बहुत थक गई क्या? मैंने कहा था तुम फेरी मत तो ना। अभय परेशान हो उठा। नहीं, वो आप गिन रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस सॉरी। तभी वहां वो ट्रेन वाली आंटी आ गई, उनके साथ एक अंकल भी थे। अलका, इनसे मिल, ये है तेरे अंकल। मुझसे कहा था बहुत बिजी हूं, तेरे साथ आ नहीं सकता, और मुझसे पहले पहुंच गए यहां। बोलो ना, मेरे बिना मन नहीं लगा। आंटी अंकल को देखकर मुस्कुरा रही थी। न चाहते हुए भी अभय मुस्कुरा दिया। उसके दिल में कहीं एक टीस उठी थी कि काश किसी दिन अलका भी उसे इतनी ही शिद्दत से देखे। हर बीतते लम्हे के साथ अलका उसकी दुनिया की धुरी बनती जा रही थी, और वो ये तक नहीं जानता था कि अलका उसके बारे में सोचती क्या है। नाश्ता करके जब अभय और अलका कमरे में पहुंचे तो अभय सीधे जाकर लेट गया। क्या बात है, नाश्ते में भी चुप चुप थे? कॉफी मंगा दूं क्या? अलका अभय के सिरहाने बैठते हुए बोली। अभय बेडरेस्ट के सहारे बैठते हुए बोला, अलका तुम खुश हो ना इस शादी में? यह कैसा सवाल है? अलका का मन अचानक घबराहट से भर गया। हम जब से मुजफ्फरपुर से निकले तुम बहुत शांत हो। मंदिर में तुम्हारा ऑकवर्ड फील करना नेचुरल था, लेकिन तुम्हारी चुप्पी अब मुझे परेशान कर रही है। अगर ये रिश्ता तुम्हारे मन का नहीं हुआ है तो। अभय बेड से अचानक उठ गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब अलका की आंखों में देखकर कह सके। अलका की आंखें भर आई। उसे नहीं पता था कि उसकी चुप्पी से अभय क्या समझा था, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि वो खुद भी कहां समझ पा रही थी इस रिश्ते को। अभय, अलका ने कहा ही था कि उनके कमरे के दरवाजे पर बड़ी तेज दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो ट्रेन वाली आंटी बेतहाशा रोती हुई उनके कमरे में दाखिल हुई और बोली, अलका तेरे अंकल देखना, न जाने क्या हो गया उनको। अभय आंटी के कमरे की तरफ तेजी से भागा और अलका अपने डर को संभालती, आंटी को संभालती उनके पीछे पीछे चल दी। बहुत कुछ था जो अब उसे संभालना था। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्या वृषाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में का तीसरा हिस्सा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अंकल की बिगड़ी तबीयत और अपने लड़खड़ाते रिश्ते को कैसे संभालेंगे अलका और अभय, जानने के लिए सुनिएगा
इस कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, तेरे मेरे बीच में, पार्ट 4।